नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है डे 27 पेपर 3 का जो है जीके जीएस के सवाल को जो है डिस्कस करेंगे। आज टोटल जो है 30 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। इसमें इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, साथ ही साथ जो है साइंस एंड टेक से रहेंगे, ठीक है, और इन्वायरमेंट से जो है सवाल रहेंगे। झारखंड सीजीएल, एक्साइज कांस्टेबल, एलडीसी अपकमिंग जो वैकेंसी है, इसके पेपर 3 में जो है जीके जीएस के सवाल पूछे जाते हैं। डे 1 से लेकर के डे 27 तक आज तक जितने भी क्लासेस हुई है, इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करके सारा पीडीएफ पढ़ सकते हैं। पीडीएफ पढ़ लीजिए, आपसे जो है टफ वाले सवाल जो है सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। एक से एक सवाल जो है दिया गया। सबसे पहला सवाल देखिए कि भारत में श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। यहाँ पे पूछा गया है श्वेत क्रांति के जनक जो है किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर जो है वर्गीज कुरियन ने किया है और इसी को जो है कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक। इस क्रांति को जो है ऑपरेशन फ्लड के नाम से जो है जाना जाता है। इसने दूध की कमी झेल रहे देशों को दुनिया में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश बना दिया है। ये जो पहला आंसर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से दो सवाल बनते हैं, एक तो श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है और दूसरा जो है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है, डेयरी से संबंधित है, दूध से संबंधित है। आगे देखिए एक और सवाल है कि ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है, कि ट्रक फार्मिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ट्रक फार्मिंग पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है सब्जियों की वाणिज्यिक खेती, मतलब ट्रक फार्मिंग जो है उद्यान कतस्य, मतलब कि ट्रक कृषि में उत्पादित फलों और सब्जियों को काफ़ी दूर तक स्थित बाजार तक भेजा जाता है। इसमें परिवहन की आवश्यकता होती है। बाजार से कृषि क्षेत्र की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रक द्वारा रात भर चलने में कितनी दूरी तय करती है। जैसे कि झारखंड हो गया, ठीक है, तो झारखंड में जो है आलू जो है कहाँ से आता है, एक तो पश्चिम बंगाल से आता है और दूसरा जो है फैजाबाद यूपी वगैरह से जो है आलू जो है झारखंड में आता है, ठीक है। तो पूछा गया है कि ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है, तो सब्जियों की वाणिज्यिक खेती से, मतलब जो सब्जी उपजाया जाता है उसका वाणिज्यिक खेती से, मतलब कि उसको जो है बेचने के पर्पज से जो है उसी को जो है ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। ये सवाल जो है आपका भारतीय कृषि से संबंधित है और इसको जो है याद रखना है। आगे देखिए एक और सवाल है कि समानांतर फसल, पैरेलल क्रॉप्स का एक उदाहरण है। इस तरह का सवाल देगा एग्जाम में ना तो फंस जाता है लोग। तो पैरेलल क्रॉप्स का उदाहरण कौन सा है, तो गेहूं और सरसों, ठीक है। जैसे कि खेत में जो है गेहूं लगा हुआ है और साथ ही साथ जो है बीच में आप देखते होंगे सरसों भी लगा होता है, ठीक है। तो गेहूं और सरसों दोनों जो है साथ साथ में होती है, इसको इसलिए जो है समानांतर फसल या फिर पैरेलल क्रॉप्स का उदाहरण दिया जाता है। गेहूं और सरसों समानांतर कृषि का एक उदाहरण है। किसान सामान्यतः जो है गेहूं की बुआई के बाद उसी खेत में सरसों का जो है बिखेर देता है। इस विधि में गैर अनुकूलित नमी का उपयोग और मिश्रण में उगाई जाने वाली फसलों के विभिन्न जड़ तंत्र के बीच जो है प्रतिस्पर्धा होती है, जो तंत्र की उत्पादकता को कम करती है, ठीक है। मतलब एक तरह से सही नहीं है कि साथ में सरसों भी उगाएं और गेहूं भी उगाएं, लेकिन अगर पूछेगा कि पैरेलल क्रॉप्स का उदाहरण कौन सा है, तो गेहूं और सरसों। आप भी अगर देखोगे कहीं पे गेहूं का खेती लगा होगा, वहाँ पे अगर गेहूं का कृषि हो रहा होगा तो वहाँ पे देखिएगा बीच बीच में जो है एक आधो जो है आपका सरसों का भी जो है वहाँ पे पौधा देखने को मिलेगा। इसी को जो है कहा जाता है समानांतर फसल। आगे देखिए एक और सवाल है कि भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में भूमिगत जल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में भूमिगत जल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। गोंडवाना अवसादी बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, या फिर फेनोजोइक भ्रंश बेसिन, या फिर हिमालय क्षेत्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भूमिगत जल, भारत में भूमिगत जल का सर्वाधिक भंडार सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान अर्थात उत्तर भारत के मैदान में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी मुलायम होने के कारण वर्षा जल एवं नदी जल के लिए सोखता का कार्य करती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है भूमिगत जल जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है पाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए एक और सवाल है,
ये जो है झारखंड से सवाल है, या फिर बोल दो इसको कि जो आपका जो है ज्योग्राफी है जिससे उद्योग से सवाल पूछे जाते हैं उससे है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1948 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में। जेएसएससी एक बार पूछा था कि डीवीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो डीवीसी का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, कोलकाता में है। दामोदर घाटी निगम अधिनियम जो है 1948 के तहत जो है बनाया गया है, और एक क्या है, वैधानिक निकाय है। इसी से एक सवाल आपको हम नीचे देंगे अभी। अगर पूछेगा कि डीवीसी जो है एक क्या है, वैधानिक निकाय है कि नहीं है, तो यह जो है एक वैधानिक निकाय है। यह पश्चिम बंगाल, झारखंड के दामोदर नदी क्षेत्र में कई बिजली स्टेशनों का जो है संचालन करता है। कौन, डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आगे देखिए, छठा सवाल पूछा गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दामोदर घाटी निगम क्या है, व्हाट इज दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। वैधानिक निकाय है, या फिर दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला निगम है, या फिर बिहार में स्थित एक निजी उद्यम है, या फिर एक गैर सरकारी संगठन है। तो ये जो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है ये क्या है, वैधानिक निकाय है। राइट आंसर ये हो जाएगा, यही तो आपको हम बताए थे यहाँ पे। ठीक है, क्या है, वैधानिक निकाय है। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक और देखिए, इन इंडिया देयर आर मेनी कोल फील्ड्स फाउंड इन। भारत में कई कोल क्षेत्र पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में, कावेरी घाटी, कृष्ण घाटी, गंगा घाटी, या फिर दामोदर घाटी। तो ये जो दामोदर घाटी क्षेत्र है यहाँ पे कोयला जो है काफ़ी भरपूर मात्रा में जो है पाया जाता है। दामोदर घाटी कोयले में समृद्ध है। इसे देश में कोकिंग कोल का प्रमुख केंद्र माना जाता है। बेसिन में महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र जैसे कि झरिया हो गया, रानीगंज हो गया, पश्चिमी बोकारो, पूर्वी बोकारो, रामगढ़, दक्षिणी कर्णपुरा, उत्तरी कर्णपुरा, ये सब जो क्षेत्र है आपका कोयला का क्षेत्र है। और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कोयला का क्षेत्र है, तो दामोदर घाटी जो क्षेत्र है ये कोयला का क्षेत्र है। ये भी जो है सवाल कई बार जेएसएससी में पूछा है और कई बार जो है सेंट्रल एग्जाम में भी पूछा गया है। आगे देखिए, यहाँ पूछा गया है कि प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग निम्न पठार में स्थित है। मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन द प्लेटू ऑफ, कौन सा प्लेटू में, दक्कन, मालवा, तेलंगाना, या फिर छोटा नागपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर पठार जो है पूर्वी भारत में एक पठार है जो झारखंड राज्य के साथ साथ जो है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, बिहार, छत्तीसगढ़ के आसपास के हिस्सों को जो है कवर करती है। और इस सब क्षेत्र में जो है अभ्रक, कोयला, ठीक है, लोहा, चूना पत्थर, तांबा, ये सब जो है खनिज भरपूर मात्रा में जो है पाया जाता है। ठीक है, ये जो लौह इस्पात उद्योग जो है किस स्थिति में, छोटा नागपुर क्षेत्र में है। अगर पूछेगा झारखंड में कहाँ पर है, तो झारखंड में जो है पश्चिमी सिंहभूम जो है लौह इस्पात के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी है, मतलब आगे है। ठीक है, आगे देखिए, भारत कितने देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। भारत कितने देशों के साथ अपनी भूमि सीमाएं साझा करता है, 4, 5, 7, 9। राइट आंसर 7 हो जाएगा। म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, चीन और बांग्लादेश के साथ जो है अपनी भूमि सीमा को जो है साझा करती है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। आगे देखिए, एक और सवाल है कि पश्चिमी तटीय पट्टी के दक्षिणी भाग को निम्नलिखित में से रूप में जाना जाता है, मालबार, कन्नड़, दक्षिणी सरकार, या फिर कोंकण। तो देखो यहाँ पे याद रखना कि पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, कोंकण, और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, मालबार कहा जाता है। यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, मालबार। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, मालाबार। ठीक है, आगे देखिए, एक और सवाल है कि डूरंड रेखा द्वारा कौन सा देश ब्रिटिश भारत से अलग हुआ है। डूरंड रेखा द्वारा कौन सा देश ब्रिटिश भारत से अलग हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। ये भी सवाल जैसे एक बार पूछा था कि डूरंड रेखा जो है, तो डूरंड रेखा जो है अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच 1983 में हिंदू कुश क्षेत्र में स्थापित सीमा है। आधुनिक समय में यह सीमा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, पूछा क्या गया है कि डूरंड रेखा द्वारा कौन सा देश ब्रिटिश भारत से अलग हुआ है, तो अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले की बात है। आगे देखिए, एक और सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा नगर समुद्र तल से है। भारत का सबसे ऊंचा नगर समुद्र तल से है, कौन सा, लाहौल और स्पीति। लाहौल और स्पीति ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये जो है
लाहौल और स्पीति जो है, ये जो हिमाचल प्रदेश में है, ये भारत का सबसे ऊंचा नगर है समुद्र तल से, अगर हम ऊंचाई में बात करेंगे तो। फिर एक और सवाल है, इसको देखिए कि निम्नलिखित में से किसे अंगफोल्ड पर्वत कहा जाता है। ठीक है, अंगफोल्ड पर्वत किसे कहा जाता है? हिमालय को कहा जाता है, हिमालय पर्वत को। फिर यहाँ पे लिखा गया है कि भारत में चंदन के लिए प्रसिद्ध राज्य है, चंदन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटका हो जाएगा। कर्नाटक देश में भारतीय चंदन का सबसे बड़ा उत्पादक है, और चंदन जो है कर्नाटक का राज्य वृक्ष है, राज्य के वृक्ष है। कर्नाटक का राज्य के वृक्ष क्या है? चंदन। ठीक है, इसके अलावा जो है मैसूर जो है कर्नाटक के एक शहर को भारत का चंदन शहर कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि चंदन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, असम, केरल, कर्नाटक। का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में जो है सबसे ज़्यादा जो है चंदन के जो है पेड़ पौधे वहाँ पे हैं। फिर आगे देखिए एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ आम सीमा नहीं है? कौन सा देश जो है भारत के साथ सीमा नहीं बनाता है? पाकिस्तान तो बनाता है, भूटान भी बनाता है, चीन भी बनाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस जो है भारत के साथ जो है अपनी सीमा को नहीं बनाता है। फिर देखिए यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अध्याय में और किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो चतुर्थ अध्याय, ठीक है, और अनुच्छेद 36 से 51 तक। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देखो, आपको सारे प्रश्न जो है इसी तरह से मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से रहे लेकिन क्वेश्चन अलग रहे। इसी तरह के सारे सवाल जो है दिए जाते हैं। यहाँ पे जो है एग्ज़ाम पोर्टल पर जो है जो भी एक्साइज कांस्टेबल के एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप लोग जो है यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है आप लोग ले लीजिएगा। यहाँ पे जो है इसी तरह के प्रश्न जो मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न होते हैं उसको जो है दिया जाएगा। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है। हर सप्ताह एक टेस्ट होगी, हर टेस्ट में 100 प्रश्न होंगे, 40 जीके जीएस के, 50 झारखंड जीके के, 20 साइंस के और 10 जो है मैथ्स का। ठीक है, इतने सवाल जो है हर टेस्ट में आपको दिया जाएगा। इसमें ज्वाइन कर लीजिए, 1 तारीख से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा। बाकी कंप्यूटर में किसी को डर लग रहा है तो आप जो है कंप्यूटर क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है क्लासेस भी लिया जा रहा है, थ्योरी के क्लास भी, साथ ही साथ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी जो है यहाँ पे दिया जा रहा है ताकि आप फुल में फुल मार्क्स जो है ला सकें। ठीक है, एग्जाम पोर्टल ऐप इंस्टॉल कीजिए और यहाँ पे अगर टेस्ट सीरीज लेना है तो वो भी ले सकते हैं, अगर कंप्यूटर का क्लास ज्वाइन करना है तो उसको भी कर सकते हैं। बाकी जो है ना यहाँ पे देखिए एक और सवाल है, इसको देखिए 17 नंबर कि भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो नीति निर्देशक तत्व। इससे एक सवाल पूछेगा, देख लीजिएगा आप कि समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है कौन सा? नीति निर्देशक तत्व। ये जो नीति निर्देशक तत्व है इस टॉपिक को आप पढ़िएगा। यहाँ से एक सवाल पूछेगा, या तो फंडामेंटल राइट से पूछेगा या तो नीति निर्देशक तत्व से पूछेगा। ये इंडियन पॉलिटी का जो है भाग है और वहीं से जो है एक नीति निर्देशक तत्व इसको आपको पढ़ना है और एक जो मूल अधिकार है इसको आपको पढ़ना है। दोनों टॉपिक को जो है आपको पढ़ के रखना है। यहाँ से एक सवाल देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चाहे एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे आपका जो है झारखंड सचिवालय का एग्जाम हो, चाहे और कोई भी एग्जाम हो जो जेएसएससी के द्वारा लिया जाता है। फिर देखिए 18 नंबर कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक है, क्या है? मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है? तो यह जो है समान वेतन, समान कार्य के लिए जो है समान वेतन जो है, समान कार्य के लिए समान वेतन जो है भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है कि यह एक जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। अनुच्छेद 39D के तहत यह प्रावधान किया गया है। आपको इस आर्टिकल को याद रखना है। क्या कहा गया है कि पुरुष एवं स्त्री को समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। जितना वेतन जो है पुरुषों को दिया जाता है उतना वेतन जो है महिलाओं को भी दिया जाए। यह प्रावधान अनुच्छेद 39D में कहा गया है। ठीक है, और जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। आगे देखिए एक और सवाल है, इसको देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समझ समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कानून के समझ समानता जो है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य
कि राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समानता का कानूनों के समान संरक्षण के वंचित नहीं करेगा। कानून के समझ समानता की अवधारणा ब्रिटिश मूल की है, जबकि कानून के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से है। इसको हम जो है प्रीवियस क्लास में भी जो है आपको हम काफ़ी अच्छे से बताए हुए थे। तो आप जब प्रीवियस ईयर क्लास देखोगे ना, क्लास 1 से लेकर के क्लास 27 के बीच में कोई क्लास है जिसमें हम इसको जो है काफ़ी अच्छे से हमने बताया हुआ है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा कि कानून के समझ समानता की अवधारणा ब्रिटिश मूल से ली गई है, बल्कि कानूनों के समान संरक्षण जो है अमेरिकी संविधान से ली गई है। इसको आपको याद रखना है। फिर देखिए एक और काफ़ी अच्छा सवाल है, परिसीमन आयोग की स्थापना कब की गई है, ठीक है। परिसीमन आयोग की स्थापना कब की गई, कब हुई थी? तो यह जो है परिसीमन आयोग की स्थापना जो है 2002 में की गई थी, 12 जुलाई 2002 को, ठीक है। कब? 12 जुलाई 2002 को की गई थी। क्या होता है ये चीज़, तो इसको देखिएगा, हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज में था ये, और यहाँ से एक सवाल जो है हो सकता है पूछ दे, ठीक है। देखिए यहाँ पे परिसीमन आयोग का गठन 12 जुलाई 2002 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में की गई थी। इसका कार्य क्या है कि इसका कार्य हाल की जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की पुनः सीमाएं निर्धारित करना और सीमाएं पुनर्निर्धारित में राज्य का प्रतिनिधित्व को स्थिर रखना। ये क्षेत्र है एक और एक क्षेत्र ए है, ठीक है। और मान लीजिए कि दोनों जो है सटा हुआ है एक दूसरे से, और ये जो है ए लोकसभा क्षेत्र है एक, और दूसरा लोकसभा क्षेत्र ए है, ठीक है। हो सकता है कि दोनों को मिला दिया जाए, तो ये सब कार्य किसका होता है कि ए लोकसभा क्षेत्र और एक लोकसभा क्षेत्र मिला दिया जाए, या फिर एक नया लोकसभा क्षेत्र जो है स्थापित किया जाए। तो ये सबका कार्य किसका होता है? परिसीमन आयोग का कार्य होता है, ठीक है। कब स्थापित किया गया था? 2002 में। जैसे कि आप जो है आपका लोकसभा क्षेत्र क्या है, जो भी होगा, अगर आपके लिए एक नया लोकसभा क्षेत्र बनता है, ठीक है, तो फिर किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है कि जनगणना के आधार पर लोकसभा और विधानसभा के पुनः सीमाएं निर्धारित करना कि लोकसभा क्षेत्र कहाँ तक रहेगा, ठीक है। आगे देखिए एक और सवाल है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो सर्वोच्च न्यायाधीश जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो सर्वोच्च न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्य को हाथ में लेता है। ऐसा भारत में कितनी बार हुआ है? भारत में कितनी बार हुआ है जब राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो फिर जो है राष्ट्रपति के कार्य को कौन करता है? सर्वोच्च न्यायाधीश करता है। ऐसा कितनी बार हुआ है? तो अभी तक जो है एक ही बार हुआ है, 1969 में। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने गए थे। कब? 1969 में। ये भी जो है काफ़ी अच्छा सवाल है। फिर देखिए इसको कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा गोवा, दमन, दीव को भारत में शामिल किया गया? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारत में शामिल किया गया था? तो गोवा, दमन, दीव को पुलिस द्वारा पुर्तगालियों से अधिकृत किया गया, क्योंकि पहले जो है पुर्तगालियों पे इस पे जो है शासन था, ठीक है। तो भारत जो है पुर्तगालियों से इसे छीना और 1962 में जो है 12वें संशोधन द्वारा इन्हें जो है भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया, ठीक है। ये डेट याद रखिएगा। एक सवाल और है, इसको देखिए कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन से दमन और दीव को गोवा से पृथक किया गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों सवाल में अंतर यही है कि गोवा, दमन और दीव को जो है भारत में शामिल कब किया गया था? 1962 में। अब यहाँ पे पूछा गया है कि दमन और दीव को गोवा से पृथक कब किया गया था? तो 97वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसी के तहत, ठीक है। आगे देखिए एक और सवाल है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंग्रेजी का भी आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा। मतलब संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। बच के अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का भी जो है आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा। अंग्रेजी जो भाषा है इसको जो है आधिकारिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 343(1). काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, भी आई है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधा दे सकता है? तो आर्टिकल 15(3) के तहत, अनुच्छेद 15(3) के तहत जो है किसी बात से राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने में बाध्य ना होगी, ठीक है। मतलब राज्य महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधा दे सकता है। आगे देखिए एक और सवाल है
कि भारत में एक, यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है कि भारत में एक बायो पेटेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है। बायो पेटेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है। भारत में एक बायो पेटेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है? 20 वर्षों तक। ठीक है, ये बायो पेटेंट होता क्या है इसको समझिए। एक जैविक पेटेंट जीव विज्ञान में एक आविष्कार या खोज से संबंधित एक पेटेंट है। एक जैविक पेटेंट एक कानूनी दस्तावेज है जो पेटेंट धारक को एक निर्धारित अवधि के लिए संरक्षित आविष्कार का उपयोग करने, बेचने, बनाने या आयात करने से दूसरे को रोकने का अधिकार देता है। ठीक है, आविष्कार होता है जीव विज्ञान से संबंधित जो आविष्कार होता है, जो आविष्कार करता है उसको जो है बेचने, आयात करने, उसका उपयोग करने से संबंधित जो है ये जो है यहाँ पे अधिकार देता है। कितने वर्षों तक देता है? 20 वर्षों तक देता है। जैसे कि एक जो है हम यहाँ पे जो है जीव विज्ञान से संबंधित जो है जैविक पेटेंट का जो है आविष्कार करते हैं। ठीक है, तो आविष्कार करते हैं तो इसका जो अधिकार है ये सिर्फ मेरे पास है और हम 20 वर्षों तक जो है मेरे पास इसका अधिकार बना रहेगा। ठीक है, कितने वर्षों तक? 20 वर्षों तक। आगे देखिए, ये काफ़ी अच्छा है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, कितने वर्षों तक? 20 वर्षों तक। फिर देखिए आगे एक और सवाल है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल करेंगे कि इसरो द्वारा प्रारंभ किए गए जियो स्टेशनरी और भू संक्रमिक उपग्रहों के नियंत्रण और मॉनिटर करने का उत्तराधिकारी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी में स्थित है। कहाँ पर है? इसरो द्वारा प्रारंभ किए गए जियो स्टेशनरी और भू संक्रमिक उपग्रहों का नियंत्रण और मॉनिटर करने का उत्तराधिकारी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ पे स्थित है? हसन, कर्नाटका में स्थित है। कहाँ पे? हसन जगह का नाम है जो कर्नाटका राज्य में है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1982 में की गई थी। साइंस एंड टेक का काफ़ी अच्छा सवाल है। फिर देखिए एक और है मॉम, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक मिशन है जिसका अर्थ क्या है? मार्स। मॉम का मतलब मार्स ऑर्बिट मिशन। कब लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा? 5 नवंबर 2003 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। ठीक है, किसकी मदद से? तो प्रक्षेपण यान का नाम था PSLV-C25 की मदद से। आगे देखिए एक और सवाल है, झारखंड जीके का है। गौतम बुद्धा अभ्यारण्य किस जिले में है? तो ये जो गौतम बुद्धा अभ्यारण्य है कोडरमा जिला में है। झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? 1861 में लागू हुआ था। तो इस तरह के जो है काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल जो है आज हमने डिस्कस किया है। आप जितना इंपॉर्टेंट समझना है समझिए, इसको याद कर लीजिए। अगर 30 प्रश्न जो है पूछा जाएगा झारखंड सचिवालय में तो आप 20 प्रश्न जो है काफ़ी अच्छे से कर लोगे। बाकी जो 10 प्रश्न है टफ वाला वो सारा सवाल जो है आपको मेरे PDF से देखने को मिलेगा। कई एग्ज़ाम हुआ है, कई एग्ज़ाम में हमने जो है इसी तरह के क्लासेस भी लिए हैं, PDF भी दिए हुए हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम डायरेक्टली जो है मेरे PDF से पूछा गया है। इस बार भी पूछा जाएगा। सारा क्लासेस को पढ़िए, सारा PDF को पढ़िए। ठीक है, इसके बाद जो है एक जैसा ही ये 27वां क्लास आज है। ठीक है, 30 क्लास हो जाने के बाद टोटल आपको जो है 30 PDF मिला है। ठीक है, 30 क्लास हो जाने के बाद फिर हम लोग जो है झारखंड जीके का क्लास स्टार्ट करेंगे इसी तरह से टॉप क्वेश्चंस। ठीक है, टॉप 40 क्वेश्चंस एक दिन में करेंगे और इसी तरह से झारखंड जीके का भी जो है 30 क्लास जो है इसको आने वाले क्लास में लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको जो है कैसा लगा क्लासेस, आप लोग लाइक बटन दबा करके जो है आप जो है बता सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कीजिए और जो नए हैं हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।